हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रचार को लेकर बीजेपी अपना पूरा दमखम दिखा रही है। इसी सिलसिले में बीजेपी के स्टार प्रचारक और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुंडुरी पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी सतपाल जांबा के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की और जनता को सरकार की उपलब्धियों से भी रूबरू करवाया। 30 वर्षों से इस सीट पर किसी न किसी निर्दलीय उम्मीदवार ये सीट जीती जाती है। यानी कि निर्दलीय उम्मीदवार आप जानते ही हैं, जीतने के बाद वो क्षेत्र के बारे में कब सोचते हैं और जिधर सरकार बनती है या जिधर उनको अपना फायदा दिखाई देता है, जहां भी गुणा भाग ज्यादा होता है, मोल भाव ज्यादा होता है, उस तरफ चले जाते हैं। इसलिए मैं आपसे इनके लिए समर्थन मांगने आया हूं कि 5 तारीख को आप इनके चुनाव निशान कमल के फूल पर आप वोट देकर इनको विजयी बनाएंगे, विधानसभा का सदस्य बनाएंगे और आपका दिया हुआ एक वोट इस पूरे क्षेत्र को समृद्धि की ओर ले जाएगा, प्रगति की ओर ले जाएगा, उन्नति की ओर ले जाएगा और पूरे हरियाणा को डबल इंजन की शक्ति के साथ आगे बढ़ाने का काम करेगा। हम सभी जानते हैं मैं हरियाणा में अनेक सभाओं में जा चुका हूं और एक बात जो पहले लोग शुरुआत के दिनों में कांग्रेस के लोग बड़े भ्रम में थे, दूसरी पार्टियों के लोग बड़े भ्रम में थे कि यहां पर हमारी सरकार बनने वाली है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं लगभग 10वीं सभा में आज आप सबके बीच में आया हूं और आपकी तरह ही जो ऊर्जा मुझे आप सब में दिखाई दे रही है, वो ऊर्जा मुझे पूरे हरियाणा के अंदर दिखाई दे रही है और मेरे मन में कोई संशय नहीं है। मैं आप सबके बीच में कह रहा हूं कि यहाँ पर डबल इंजन फिर से बनने वाला है, डबल इंजन लगने वाला है, फिर से कमल मिलने वाला है, भाजपा की सरकार बनने वाली है। और जो 10 सालों में जब लोग कहते हैं कि 10 सालों में क्या काम हुआ, 10 सालों में हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम हुआ है। 10 सालों में हरियाणा अनेक क्षेत्रों में आगे गया है, बड़े बड़े राजमार्ग बने हैं, एलिवेटेड रोड बने हैं, अनेक नई योजनाएं आई हैं और साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस प्रकार से देश के अंदर एक से एक डिसीजन लिए गए, एक से एक ऐतिहासिक कार्य हुए, चाहे पूरे भारत के अंदर पूरे विश्व के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ाना हो, स्वाभिमान बढ़ाना हो, भारत की पहचान बढ़ानी हो, या आप दुनिया के अंदर आप 2014 से पहले की स्थिति को देखिए। 2014 से पहले मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि हम सब लोग महाराणा प्रताप को अपना आदर्श मानते हैं, जिन्होंने घास की रोटियां खाना स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया, मान सम्मान के साथ समझौता करना स्वीकार नहीं किया। भाई इस नीति और नीति पर चलने वाले लोग हैं। इसी प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के अंदर हमारा मान सम्मान बढ़ा है। 2014 से पहले भारत की पहचान एक दप्पू भारत के रूप में थी, एक पिछलक्कू भारत के रूप में थी और विश्व के बड़े बड़े मंचों पर हम अपने हितों की बात भी नहीं कर पाते थे भाई, और हमारी पहचान बन गई थी कि हम पीछे रहते हैं, दबे हुए रहते हैं, अपनी बात भी नहीं कह पाते। ऐसे दब्बू भारत और पिछलक्कू भारत से निकालकर दुनिया का सिरमौर भारत बनाने की दिशा में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे भारत को आगे बढ़ाने का काम किया, एक पहचान देने का काम किया। आज दुनिया के अंदर कोई घटना होती है तो लोग भारत के रुख का इंतजार करते हैं। आप याद करिए, रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा था। रूस यूक्रेन युद्ध के समय में किस प्रकार से जब हमारे देश के लगभग 30,000 के लगभग हमारे छात्र वहां फंस गए थे, आपके हरियाणा के भी फंसे होंगे, उत्तराखंड के भी फंसे थे, पूरे देश भर के फंसे हुए थे। उन छात्रों को जब वहां से निकालना था तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने रूस और यूक्रेन दोनों के राष्ट्रपतियों से बात करी और 4.5 घंटे का युद्ध विराम कर दिया। 30,000 हमारे बच्चे सुरक्षित जो है यूक्रेन की सीमा से बाहर आ गए और हमारे बच्चे ही नहीं, वो भी हमारे पड़ोस में जो दिन रात हमको पूछने का काम करते हैं, उनको भी वहां से बाहर निकलने के लिए भारत का तिरंगा अपने कंधे पर लेना पड़ा भाइयों।
ये हमारे तिरंगे की शान आज पूरे देश के अंदर बढ़ी है। अब मैं हरियाणा की बात करूं, जब लोग कहते हैं क्या काम हुआ, तो हरियाणा में देखिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हर एक व्यक्ति के जीवन को आगे बढ़ाने का काम हुआ है। 10 वर्षों में विश्व स्तरीय यहाँ पर हाईवे बने हैं, एक्सप्रेस वे बने हैं, ग्रामीण क्षेत्रों तक सड़कों का निर्माण हुआ है। आपके यहाँ भी कैथल राजस्थान परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। कैथल हिसार अंबाला कैथल हाईवे का चौड़ीकरण का कार्य भी आगे प्रस्तावित है, जिससे आवागमन आसान होगा, रफ्तार तेज होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ रेल का बजट 10 गुना बढ़ाया है हरियाणा में। कहाँ 300 करोड़ होता था और इस 300 करोड़ को बढ़ाकर भाजपा और यहाँ की डबल इंजन की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिलकर इसको 3,000 करोड़ रुपया किया गया है भाई। आप खुद सोचिए कितनी वृद्धि है। रेलवे का नेटवर्क बढ़ा है, एलिवेटेड रेलवे स्टेशन कैथल में राज्य का पहला उसकी मंजूरी दी जा चुकी है, जिससे यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। इसके साथ ही करनाल से यमुनानगर, फर्रुखाबाद से झज्जर के बीच नई रेल लाइन बिछाने का कार्य भी प्रस्तावित है, जो प्रदेश की रेलवे कनेक्टिविटी को और सशक्त बनाने का काम करेगा। और आज की दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। हरियाणा में चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए सीएम योगी एक दिन में 2 से 3 सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को सीएम योगी ने हरियाणा के नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में विशाल जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने जनता को मोदी सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराते हुए बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की है। साथ ही विपक्षों पर भी सीएम ने जमकर निशाना साधा। हमने इसीलिए आज यहाँ पर मैं स्वयं यहाँ पे तो आया ही हूं, लेकिन साथ साथ मैंने यहाँ पर आज अपने 2 प्रमुख संतों को ही बुलाया है। दादा काला पीर बौद्ध कला और खुर्द से हम लोगों ने यहाँ पर बुलाया है। यहाँ पर सीमांत सुकराई नाथ जी को ही मैंने बुलाया। मैंने कभी आकर के यहाँ पर अपना समर्थन दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कैप्टन अभिमन्यु को। बहनों और भाइयों, इसके साथ ही यहाँ पर बाबा पालनाथ जी महाराज भी डाडा से आए हैं अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। और फिर ये जो नारायण की भूमि है, बाबा लालदास जी की पावन धरा है, उनका आशीर्वाद तो विरासत वालों के साथ ही होना है और केवल विरासत का संरक्षण भाजपा कर सकती है। और इसीलिए आप सबसे मेरी अपील है कि नारनौंद से कैप्टन अभिमन्यु को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। और मेरी आप सबसे ये भी अपील है कि सभी के भाजपा के प्रत्याशी जो पूर्व में इस नारनौंद से विधायक रहे हैं, वहां की देवतुल्य जनता से भी मेरी प्रार्थना है कि वहां से पंडित राम कुमार गौतम जी को भी भारी बहुमत से विजयी बना करके हरियाणा विधानसभा के लिए चुन करके चंडीगढ़ भेजें। इन दोनों लोगों को बना करके भेजेंगे तो ये हिसार को भी बनाएंगे, हरियाणा को भी बनाने का काम मजबूती के साथ आगे करेंगे। आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा, प्राप्त होगा। सभी लोग अपना दोनों हाथ ला करके खड़ा करके बोलिए मुझे मेरे सामने, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, केवल जनता जनार्दन के सिर ही सिर दिखाई दे रहे हैं। दोनों हाथ ला करके एक बार संकल्पित होकर के बोलेंगे कि हमें कमल ही कमल खिलाना है। बहनों भाइयों, मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं, 5 अक्टूबर को जगत जननी मां भगवती का तीसरी तिथि है। और याद रखना, मां लक्ष्मी भी जब अपनी कृपा बरसाती है तो जिस आसन पर विराजमान करके बरसाती है वह कमल का फूल ही होता है। हरियाणा को कमल के फूल का वरदान चाहिए ना मां लक्ष्मी का, सुख और समृद्धि चाहिए ना। ये काम भाजपा करेगी, भाजपा को विजयी बना करके जाएंगे, जिताएंगे। तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की।
और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं। बड़ी खबर का रुख करेंगे। पड़ोसी देश नेपाल में भारी बारिश की वजह से सैकड़ों लोगों की जान चली गई। बिहार में सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए। 3 लाख से ज्यादा लोगों पर बाढ़ का असर पड़ा है। तो वहीं यूपी के श्रावस्ती में स्थिति ये है कि लोग अपने घरों को खुद ही तोड़ रहे हैं। डर है कि नदी किनारे हो रहे कटाव से मकान न गिर जाए। ये राप्ती नदी की कटान में है। हम लोग 3 साल से प्रयास कर रहे हैं, शासन प्रशासन को चिट्ठी दे रहे हैं और 3 महीना से लगातार डीएम, एसडीएम और कमिश्नर को चिट्ठी दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनने नहीं आ रहा है। यहाँ आते हैं, देखकर तमाशा देखकर चले जाते हैं। आपको आश्वासन तो दिया गया था यहाँ पर कि रुक हाँ, जाएगा, क्या दिया रुका? गया था कि नरेगा के लेबर लगाएंगे और इसको रुकाएंगे, डांड डालेंगे। वो फॉर्मेलिटी है, केवल उसको बहाया जा रहा है, नदी में बह जा रहा है। हम लोग गांव की तरफ से लाखों रुपए चंदा लगा कर इसमें तमाम पेड़ और रस्सा लगा दिए, लेकिन सब बह गया। रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फिर भी आज मजबूर होकर इस मकान को तोड़ रहे हैं। कम से कम 500 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है। मकान नदी में जा रहा है। अच्छा, इसके पीछे भी हम देखे थे, यहाँ पर एक बना हुआ था मकान। दर्जनों घर हैं। जो पीछे रामसागर यादव का है, ये कंधीलाल प्रधान का है, इसके बगल में और भी घर है। सब एकदम नदी में समाने के कगार पे आ गए। इसके बगल में सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है। सार्वजनिक शौचालय भी किनारे पर आ गया है राप्ती नदी के। रात को तोड़ा गया है। सारी रात 50 आदमी तोड़े हैं और टराली से ढो ढो, कोई मुड़े से, कोई टराली से ले भागा गया है। सारी रात घंध और हथौड़ा चला है। 50 आदमी हैं और वो आदमी जितने खड़े हैं सब कामे के लिए खड़े हैं इस समय में। यहाँ कटान नहीं है तो रात में नहीं रहे, गिर जा तो बह जा सारा, तो कहा सैला तोड़ लिया जाए, मरकरी लाए जेल लगवाए कोनो हिसाब से रात भर। जो बंधा का भी कट रहा है और उसके बाद में खेत भी कट रहा है, और जो बंधा कटने की वजह से पूरे गांव में तो पानी जेबे करेगा, नुकसान भी हो रहा है। और कम से कम 500 मीटर का तो बंधा आपके सामने है कि कम से कम 50 बीघा के ओर में है। कुछ पेड़ वेड़ भी गिरे हैं, कुछ बागीचे भी इसमें समाहित हुए। जी थोड़े पे 2 बगीचा है, थोड़े 2 समाये हुए हैं। रात में बता रहे थे आप 200 मीटर लगभग। जी हाँ, रात से 200 मीटर आई। और इसी खबर को और विस्तार से समझते हैं। श्रावस्ती से हमारे संवाददाता अतुल पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, जिस तरीके का हालात वहाँ पर बने हुए हैं, अपने ही हाथों से लोग आशियाना तोड़ रहे हैं यहाँ के ग्रामीण, ताकि जिंदगी बची रहे, इस वक्त की मौजूदा स्थिति क्या है? हाँ बिल्कुल बता दें, श्रावस्ती में बाढ़ आने के बाद तबाही का मंजर शुरू हो गया, जिसके बाद में लोग अपना आशियाना तोड़ने लगे। कई लोगों के घर जो है वो राप्ती नदी में समाहित हो गए। एक बंधा मोहम्मदपुर कला में जो बंधा हुआ था वो आधा से ज़्यादा ख़त्म हो गया और कई बीघे फसल, धान की खड़ी फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। तमाम सारे लोग उसमें परेशान हुए। प्रशासनिक जो दावे किए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर वो नहीं दिखाई दिए, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी की स्थिति का सामना करना पड़ा। बहरहाल अभी हाल फिलहाल की बात करें तो बाढ़ का पानी तो कम हुआ है, लेकिन अभी जो कटान है वो कटान शुरू हो गया है श्रावस्ती में। तो कटान से जो राप्ती से सटे हुए जो क्षेत्र हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा कटान हो रही है। कई गाँव में बाढ़ का जो कटान है वो कटान से कई गाँव के लगभग कई बीघे जो फसल है वो तबाह हो चुकी है। जी अतुल, अगर यहाँ पर बात की जाए तो आपने कहा कि फसलें तबाह हो गई, लोग यहाँ पर बहुत डरे हुए हैं क्योंकि दिक्कतें तो काफ़ी ज़्यादा हैं। प्रशासन की ओर से मदद की अगर बात की जाए तो क्या मदद मुहैया कराई जा रही है और कितनी मदद इन लोगों की आवश्यकता इस वक्त बनी हुई है? बहरहाल अभी तक प्रशासन की ओर से कोई खास इंतजाम तो नहीं किए गए हैं, लेकिन जो बाढ़ प्रबंध ने अभी हम लोगों को जानकारी दी है, बाढ़ प्रबंध ने ये बताया कि जो बांध कट रहा था, जहाँ कटान हो रही है, वहां पर हम लोग विनिर्माणीकरण का कार्य कर रहे हैं। जो बंधे कट रहे थे और जो जहां राप्ती कटान कर रही थी वहां पर ईंट पत्थर डाल के उसको रोकने का कार्य किया जा रहा है। अभी तक प्रशासनिक अमले के द्वारा इन लोगों को कोई विशेष राहत नहीं दिया गया है। अतुल, यहाँ पर ही देखा गया है कि हर साल इस तरीके से श्रावस्ती में लोग बाढ़ के कहर को झेलते हैं। उससे पहले जो लोकल प्रशासन होता है उनके दावे होते हैं कि बाढ़ के सुरक्षात्मक ये कदम उठाए गए हैं। तो वो जो तैयारियां थी इस बार, ये किस तरीके से इनको देखा जा सकता है? क्या लोकल प्रशासन की ओर से तैयारियां ठीक की गई थी, बाढ़ का पानी ही ज़्यादा रहा, या फिर वहाँ पर भी कुछ कमियां देखने को मिली? बहरहाल लोकल प्रशासन, जो जिला प्रशासन, उसने जो कमियां थी उन्होंने पूरी करने की तो ज़रूर कोशिश की, लेकिन जो बाढ़ इस बार सितंबर महीने में आई उसकी कोई विशेष तैयारी नहीं की गई थी। तैयारियों के दावे तो ज़रूर किए जा रहे थे, लेकिन ये जो अचानक नेपाल से जो पानी आया उसने श्रावस्ती को तबाही के मंजर में बदल दिया और सैकड़ों बीघे फसल उसमें तबाह हुए। जो प्रशासनिक अमला है उन्होंने
इसका कोई विशेष इंतजाम नहीं किया था, जिसके मद्देनजर ये श्रावस्ती के जो लोग हैं वो इस बाढ़ का दंश झेल रहे हैं। प्रशासनिक दावे तो तमाम सारे किए जा रहे थे, लेकिन वो दावे कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर नहीं पहुंचे, जिससे लोग परेशान हुए, हताश हुए। अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई भी इस पे कार्रवाई नहीं की गई है, ना प्रशासन द्वारा अभी कोई बयान सामने आया है कि हम ये कार्य करेंगे या ये हम लोगों के द्वारा इंतजाम किए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अतुल आप कि यहाँ पर जो कोशिश की जानी चाहिए थी प्रशासन की ओर से, वो कोशिश और जो तैयारियां होनी चाहिए थी उसमें भी कमी रही है, और यही वजह है कि लोग इस बाढ़ की मार को झेल रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि कुछ लोग अपना ही आशियाना तोड़ रहे हैं अपने हाथों से ही, ये ग्रामीण मजबूरी है इनकी। तो ये वाला जो क्षेत्र है जहाँ पर अब लोगों के लिए रहना बिल्कुल दुर्भर हो गया है, वो कितना आबादी इससे प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है अतुल? बहरहाल एक पूरा गांव है वो जो बाढ़ के चपेट में आया हुआ है, जहाँ के लोग अपना आशियाना खुद तोड़ रहे हैं। प्रशासन ने उन लोगों के लिए इंतजामात किए हैं, उन लोगों के लिए रहने के लिए एक स्थान चुना है जहाँ पर वो लोग अभी रह रहे हैं। किसी तरीके से लोग अपना आशियाना तोड़कर अपना घर परिवार बचा रहे हैं। लोग हताश हैं। लोगों के दावे ये भी हैं, तमाम सारे जो लोग हैं जो परेशान हैं बाढ़ की स्थिति से, वो लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रशासन ने कोई विशेष इंतजाम नहीं किए हैं। बहरहाल इससे पहले जो बाढ़ आई थी कुछ लोगों को चेक वगैरह प्रदान किया गया था, कई लोगों को आशियाने भी प्रशासन ने और सरकार ने मुहैया करवाए थे। लेकिन इस बार जो बाढ़ आई है उससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हुई है। प्रशासन कार्य तो कर रहा है, अब देखने वाली बात होगी कब तक इन लोगों को जो आशियाने हैं वो मिल पा रहे हैं और कब तक इन लोगों की स्थिति दोबारा से सुचारू रूप से ढंग से चल पाएगी। बिल्कुल ठीक कहा अतुल आपने कि ये देखना होगा कि कब तक सुचारू हो पाती है स्थिति। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए आपका।